Hello my dear students, welcome back to सिद्रा जीएस क्लासेस. दिस इज सिद्रा योर केमिस्ट्री एजुकेटर. तो जैसा कि बच्चों मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में कि उनमें डिफरेंस क्या होता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है हमारे बनते हैं. तो अपने लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये भी उसी का वैसे टॉपिक है. अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो टॉपिक देखिए, तब जाके आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी. ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो इसके अंदर हमारे दो केस आते हैं. पहला केस ये है और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमारे सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ा. तो आइए देखते हैं. लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया है और उस बीकर में मैंने जो सॉल्ट का पानी ले लिया है, मतलब पानी के अंदर मैंने सॉल्ट को डिसॉल्व कर लिया था और उसका पानी मैंने ले लिया था. तो जैसे ये मेरे पास सॉल्ट के पार्टिकल्स थे. तो क्या हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही ये पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेसेस होते हैं. जब मैं इसके अंदर सॉल्ट डालती हूँ तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं इसके बीच में आके बैठ जाते हैं. कुछ इस टाइप से है ना. मैं नेक्स्ट बताती हूँ. तो इसके बीच में कुछ इस टाइप से आके वो बैठ गए. लेकिन जब जब तक मैं डालती रही, जितने भी इसके बीच में स्पेसेस थे उतना तो वो उसके बीच में आके बैठ गए वाटर के पार्टिकल्स के बीच में. लेकिन जब इनके बीच का स्पेस खत्म हो गया तो क्या हुआ, उसके सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो नीचे आके ऐसे जम गए. और इसी वजह से जो मैंने बताया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बताया था मैंने ये कहा था कि मैं उसमें 5 ग्राम डाल रही हूँ, 10 ग्राम डाल रही हूँ, 20 ग्राम डाल रही हूँ, वो तो घुल रहा है. लेकिन जैसे कि मैं 21 ग्राम डाल रही हूँ वो घुलना बंद हो रहा था. वो इसी वजह से बंद हो रहा था. क्यों? क्योंकि 5, 10, 20 डालने में क्या हो रहा था, वो घुल गया था. क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में उतना स्पेसेस थे कि वो अपने बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स को रख सके, तो उन्होंने उतना रखा. लेकिन जब मैंने 21 ग्राम डाला तो क्या हुआ, जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेसेस जो है वो फिल हो गए, पूरी तरह भर गए. तो क्या हुआ, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो नीचे की साइड जाकर बैठ गए, कुछ इस टाइप से. तो ये क्या हुआ मेरे पास, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक, ये हो जाएगा मेरे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन अब हमें इसके अंदर और डालना है सॉल्ट, तो क्या वो घुल नहीं पाएगा. तो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में क्या होता है, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ता है. मोशन बढ़ता है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं और दूर दूर अरेंज हो जाते हैं. तो यहाँ पर देखिए मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर जो पार्टिकल्स थे जैसा कि यहाँ पे मिले मिले थे, वो पार्टिकल्स इतनी दूर दूर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे. और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे उसके बीच में कुछ इस टाइप से थे ना. लेकिन यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स नीचे बैठ गए थे वो क्या होंगे, जब इनके बीच में स्पेस बन जाएगा, क्योंकि ये दूर दूर हो जाएंगे, इनके बीच में स्पेस बन जाएगा तो ये यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे. तो क्या इफेक्ट हुआ, इफेक्ट ये हुआ कि इनके टेम्परेचर इंक्रीज करने में इनके बीच का जो स्पेसेस थे वो हमारे बढ़ गए. ठीक है, तो ये इफेक्ट हुआ. अब उसके बाद हम तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया. अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, अब मैं इसमें और सॉल्यूट घोल सकती हूँ ना, और नमक डाल सकती हूँ, वो उसके बीच में जाके बैठ जाएंगे क्योंकि स्पेसिस है. तो ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, ये हुआ हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, ये तो हुआ हमारा पहला केस. अब देखते हैं हम सेकंड केस. सेकंड केस में क्या होगा मेरे पास, सेकंड केस में ये वाला ये था मेरे पास. तो मैं क्या करूंगी, जैसे ये ठीक, और यहाँ पर बैठे हैं हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स. ठीक, सेकंड केस में ये होगा. सेकंड केस में मैंने बोला है ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो क्या होगा, मैं टेम्परेचर को यहाँ डिक्रीज कर दूंगी. जब मैं डिक्रीज करूंगी तो डिक्रीज करने से क्या होगा, पार्टिकल्स का मोशन कम होगा. मोशन कम होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसकी वजह से वो पास पास आ जाएंगे. तो देखो इधर कि यहाँ पर ऐसे ना, तो वापस ये अपने ही पेज पे ऐसे आ जाएंगे और फिर इनके बीच का स्पेस कम हो जाएगा. तो इसमें हम और सॉल्यूट की अमाउंट को घोल नहीं सकते हैं. तो ये बन गया हमारा
ये कैसा सॉल्यूशन बन गया, वापस से बन गया मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ये वाला था अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सेकंड केस हमारा ये था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट at a specified temperature is known as the solubility of that solute in that solvent at that temperature। समझ में नहीं आया कुछ, ये क्या होता है? देखो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। हमें ना इसको, इस डेफिनेशन को उल्टा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक टेम्परेचर ले रही हूँ। ठीक है, मैंने लिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर मैंने ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिखा है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मैंने 100 ग्राम, अब मुझे सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, मैंने ले लिया 100 ग्राम वाटर। ठीक, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है ये डिसॉल्व है किसमें, सॉल्यूट में डिसॉल्व है। ठीक है, अब मुझे अब देखो मेरे पास एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर था, 100 ग्राम वाटर था, मतलब सॉल्वेंट था। अब मैं पहले मैंने उसमें डाला 5 ग्राम, फिर 10 ग्राम डाला, 20 ग्राम डाला, सब घुल गया। लेकिन जब मैंने 21 डाला तो वो घुलना बंद हो गया। जब वो घुलना बंद हो गया, उसी चीज को बोलते हैं, किसी भी चीज के घुलने की जो मात्रा होती है, अमाउंट होती है, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, कि वो कितना घुल रहा है। वाटर में कोई भी चीज कितनी घुल रही है, उसे बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। अब देखो 5 ग्राम डाला मैंने, वो घुल गया, उसकी सॉल्युबिलिटी ठीक थी। 10 डाला वो घुल गया, उसकी सॉल्युबिलिटी तभी भी ठीक थी। 15 डाला घुल गया, 20 डाला घुल गया। लेकिन जब मैंने 21 डाला तो वो नहीं घुल पाया। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो गई। तो अब इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी क्या है, 20 है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको 20 ग्राम क्या है इसमें सॉल्यूट। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर मैं जितनी भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स कर रही हूँ और वो घुले जा रहा है, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि जैसे कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही थी तो वो घुलना शुरू हो रहा था। ठीक है, हो रहा था ना, मतलब पार्टिकल्स के बीच में, जैसे ये 3 पार्टिकल्स थे मेरे पास। ठीक है, ये 3 पार्टिकल्स थे, तो क्या हो रहा था, जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही थी तो इनके बीच का क्या हो रहा था, स्पेस बढ़ रहा था। जब स्पेस बढ़ रहा था तो क्या सॉल्ट के पार्टिकल्स इनके बीच में आके बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर अगर ऐसा लिखना चाहूँ, जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी घट रही है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये था हमारी सॉल्युबिलिटी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक। क्या है, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस आपने 7th 8th क्लास में पढ़े भी होंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो डेफिनेशन क्या होती है, उस चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। इसका मतलब ये है कि जो हमारे कोई भी चीज़ है उसके अंदर अगर मैंने फिजिकल चेंज किया है और उसके अंदर कोई चेंज ना आया हो, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह। इन ए फिजिकल चेंज द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। मतलब ये है कि वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकते हैं। दे कैन बी easily return to their original form by some physical process। उनको हम वापस उसी शेप में या फिर किसी भी उनके ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं जिसमें वो पहले थे, फिजिकल चेंजेस के थ्रू। दिस मीन्स दैट फिजिकल चेंजेस कैन बी इजीली रिवर्स्ड, मतलब रिवर्सिबल है। इसमें ये चेंज, इससे मैंने ये चेंज किया तो वापस उसी से हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। The changes in physical state, size, shape of a substance are physical changes। अब ये physical changes कैसे होते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ।
लेट अस सपोज कि मैंने ये कागज लिया है और इस कागज को मैंने ऐसे मोड़ तोड़ के इसकी क्या की है, शेप चेंज कर दी है और इसकी साइज भी चेंज कर दिया है। तो क्या इसमें कोई केमिकल चेंज हुआ है? मतलब क्या है कि ये कागज जो है कुछ और बन गया, लकड़ी बन गया या फिर कुछ और बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ है। इसमें जस्ट फिजिकल चेंज हुआ है कि मैंने ये कागज मेरा ऐसा था और मैंने इसको मोड़ तोड़ के क्या किया, ऐसा बना दिया। अब क्या कर सकते हैं, मैं इसको वापस इसकी ऐसी शेप में ला सकती हूँ, मतलब वापस सीधा कर सकती हूँ। तो फिजिकल चेंजेस हमारे ये होते हैं जिनको हम फिजिकल चेंजेस के थ्रू उनकी शेप चेंज कर सकते हैं, उनका साइज चेंज कर सकते हैं और उसको वापस उसी शेप पे हम ला सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ये मेरा मार्कर है, मैं इस मार्कर को ऐसे तोड़ दूं तो क्या होगा, ये मार्कर ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि ये पेन बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं फिजिकल चेंज कर रही हूँ तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, वही आइडेंटिटी उसकी रहती है। तो फिजिकल चेंजेस हमारे यही होते हैं। तो फिजिकल चेंजेस में हमारे साइज चेंज हो सकता है, शेप, ये सब चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ले लूं, मैं ले रही हूँ यहाँ पर आइस, ठीक है। आइस से मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये कौन सा चेंज होगा, ये भी एक फिजिकल चेंज होगा। ये आइस जो होता है मेरा H2O होता है, वाटर भी क्या होगा, H2O। तो ये है मेरा एक फिजिकल चेंज, ठीक है। मतलब ये है कि आइस से हमारा वाटर तो बन गया, इसकी स्टेट में चेंज आ गया। जब स्टेट में चेंज आता है तो मतलब वो फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। तो आइस से यहाँ पर वाटर तो बन गया, लेकिन इस जो होता है दोनों H2O ही तो होते हैं। H2O यहाँ पर है और H2O यहाँ पर है। तो ये है हमारे फिजिकल चेंजेस। अब देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो आइए अब देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स के इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट आइस इज हीटेड, इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। मैंने जैसा कि अभी भी बताया कि आइस से क्या होता है, मेरे पास आइस को मैं मेल्ट करती हूँ तो क्या बनता है, वाटर बनता है। लेकिन ये दोनों होते तो H2O है ना, H2O ही तो होते हैं ये। तो क्या होता है, ये देखने में तो सेम से दिखते हैं, ठीक है, नहीं देखने में तो डिफरेंस दिखते हैं कि आइस और वाटर अलग अलग है, लेकिन बने ये एक ही चीज से है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये लिखा है, दो आइस एंड वाटर लुक डिफरेंट, ये अलग अलग दिखते हैं। They both are made up of water particles, but ये water particles से मिलकर बने हैं दोनों। Thus no new chemical substance are formed during the melting of ice। मतलब ये अगर मैंने आइस को यहाँ पर मेल्ट किया है तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, वाटर ही हमारा बना है जो कि एक H2O है, ठीक है। अब मैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखूं, नेक्स्ट क्या है, वाटर इज हीटेड, इट बॉइल्स टू फॉर्म स्टीम। ये भी ऐसा ही है, अगर मैं वाटर को हीट करने लगूं तो क्या होगा, जब वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो कि स्टीम में वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर की तरफ उड़ जाता है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर भी आपको ये लिखना है, जैसे यहाँ लिखा है ऐसे यहाँ लिखोगे। दो वाटर एंड स्टीम लुक डिफरेंट बट दे बोथ आर मेड अप ऑफ वाटर पार्टिकल्स, thus no chemical substance are formed during the boiling of water, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मेरे पास, when glass breaks it form many pieces। जब हमारा कोई कांच का ग्लास टूटता है तो क्या होता है, many pieces उसके नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि ग्लास टूटने के बाद वो क्या किसी और मतलब किसी और चीज में बदल जाएगा, नहीं होता है ना ऐसा, वो रहेगा तो कांच ही। तो इसलिए भी ये लिखना है कि ये जो होते हैं ग्लास और उसके पीसेस जो होते हैं वो लुक डिफरेंट, मतलब देखने में तो डिफरेंट लगते हैं लेकिन बनते किस चीज से हैं, ग्लास से ही बनते हैं। तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से क्या होता है, ये होते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, आगे का हमारा टॉपिक क्या है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है, केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, देखो लेट अस सपोज कि मैंने ये कागज खींच लिया है और इस कागज को मैं जला दूं, तो जलाने के बाद क्या होगा, मेरे पास ऐश बन जाएगी। तो क्या उस ऐश को मैं वापस कागज में कन्वर्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि मैंने उसके अंदर क्या किया है, फिजिकल चेंज नहीं किया है, केमिकल चेंज किया है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, जिन्हें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि ये इसको मैं जला रही हूँ तो मैं वापस उसको पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ, ऐश को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या लिखा है, those changes in which new substances are formed। क्या जब मैंने उसको पेपर को जलाया था तो क्या न्यू सब्सटेंस बना था, ऐश हमारी न्यू सब्सटेंस बनी थी। आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, जिसके अंदर हमारे न्यू सब्सटेंस बनते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। इन ए केमिकल चेंज
द सब्सटेंसेस चेंजेस इन्वॉल्व देयर आइडेंटिटी। जैसे मैंने कागज को जलाया था तो कागज ने क्या किया था, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली थी। तो केमिकल चेंजेस में क्या होगा, उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। दे गेट कन्वर्टेड इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंस, वो न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाएंगे। द न्यू सब्सटेंस यूजुअली कैन नॉट बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। क्या ऐसा हो सकता है मतलब एज जो बनी थी मेरे पास, मैं उसको वापस से पेपर में कन्वर्ट कर सकूं? नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने उसमें एक केमिकल चेंज किया है। दिस मीन्स दैट केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये था हमारा केमिकल चेंज। तो आइए अब चलते हैं एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस पे। तो केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स मेरे पास क्या है, देखो। व्हेन ए मैग्नीशियम वायर इज हीटेड इट बर्न्स इनटू एयर टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैं मैग्नीशियम को बर्न करती हूँ, जलाती हूँ, तो क्या होता है, हमारा एक व्हाइट पाउडर बनता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा एक केमिकल चेंज होता है। सेकंड है मेरे पास, इफ वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर देन एंटायरली न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक, ऐश प्रोड्यूस। जब हम किसी पेपर को जलाते हैं तो क्या होता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर वेपर निकलते हैं, स्मोक निकलती है, ऐश निकलती है। तो ये क्या हुआ, हमारा एक फिजिकल चेंज हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है मेरे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी लोहे की चीज है उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो जंग लगना क्या होता है, हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, जैसे मेरे पास ये आयरन से अगर मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन किया तो ये हो जाएगा मेरा Fe2O3.X तो ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेरा रस्ट का। ठीक है, आप लोग इसको 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको भी याद रखना है कि रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3.XH2O। तो जब हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो आयरन से हमारा ये बन जाता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे कुछ एग्जांपल्स केमिकल चेंजेस के। तो आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस से। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा इसमें फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, देखो मैं बताती हूँ आपको। तो कटिंग ऑफ ट्रीज, तो कटिंग ऑफ ट्रीज जो होता है वो हमारा होता है फिजिकल चेंज। ठीक है, अब हमने ट्रीज की कटिंग की तो ऐसा तो नहीं होगा कटिंग करने के बाद वो ट्रीज नीचे गिर गए, तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो किसी और चीज में चेंज हो जाए, वो हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है मेरे पास मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। किसी बटर को अगर मैं पैन के अंदर मेल्ट करती हूँ तो वो बटर ही तो रहता है, ऐसा तो नहीं कुछ और बन जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ मेरा, ये भी फिजिकल चेंज हुआ। फिर आते हैं हम रस्टिंग ऑफ अलमीरा। रस्टिंग ऑफ अलमीरा भी मैंने आपको बताई थी, ये क्या होती है हमारी केमिकल चेंज। ठीक है, फिर आता है हमारा बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं वाटर को बॉयल करती हूँ तो उससे क्या बनती है, स्टीम बनती है। तो वो क्या था, हमारा एक फिजिकल चेंज था। इसके पास आपको लिख लेना है, ये है एक फिजिकल चेंज। फिर है मेरा पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर ब्रेकिंग ऑन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। मैंने H2O को क्या किया, ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो क्या ये H2O रहा, हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस होती है और ये कंबस्टिबल जो ऑक्सीजन होती है वो कंबस्टन को सपोर्ट करती है। ये दोनों आग लगा दिए, आग बुझ जाता है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इनटू वाटर। ये होता है हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है, उसके बाद आता है मेकिंग अ फ्रूट सैलेड, ये होगा हमारा फिजिकल चेंज। फिर आता है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। पेपर और वुड को अगर मैंने जलाया है तो वो क्या होगा हमारा, केमिकल चेंज। फिर आते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है वो हमारा फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। कैसे, जैसे कि मेरे पास ये थी मेरे पास कैंडल। कैंडल को क्या किया, मैंने जलाया। जब मैंने कैंडल को जलाया तो यहाँ पर जो चेंज आया तो वो होगा हमारा फिजिकल चेंज। क्यों फिजिकल चेंज क्यों होगा, क्योंकि जब ये जलता है तो ये मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये वहीं पर जल जाता है ना, तो वो होता है हमारा फिजिकल चेंज, मतलब वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, आपने देखा भी होगा कि कैंडल के यहाँ पर कुछ मतलब धागा सा प्रेजेंट होता है, अगर मैं उसको जला रही हूँ तो वो क्या होगा, क्या वापस अपनी उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो वो होता है हमारा केमिकल चेंज। तो कैंडल में क्या होता है, हमारा फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। तो ये था हमारा
ऑल अबाउट इज मैटर अराउंड अस के हमारे इस चैप्टर में क्या क्या था, मैंने आपको बहुत अच्छे से सभी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त और अगली वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में आपके गिवन है और अपने पास से भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि 9th क्लास की केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है और साइंस का भी 3rd चैप्टर है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी रिवाइज करते रहिए, मेरे लेक्चर्स देखते रहिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।